उस पल जैसे ही भारत और यूरोप के बीच हुई सहमति की खबर बाहर आई, पूरी दुनिया के पावर सेंटर्स में हलचल मच गई। दिल्ली से लेकर ब्रुसेल्स तक कैमरे चमक उठे। लेकिन असली भूचाल उन कमरों में आया जहां अब तक भारत को सिर्फ एक बाजार समझा जाता था। अचानक तस्वीर उलट चुकी थी। यूरोप के 27 देशों ने एक साथ ऐसा कदम उठा लिया था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जिस भारत को दशकों तक शर्तों में बांध कर रखा गया, उसी भारत के हस्ताक्षर होते ही यूरोप की पुरानी सोच दरकने लगी। और इसी बीच एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने न केवल बीजिंग बल्कि इस्लामाबाद के रणनीतिक गलियारों में सन्नाटा फैला दिया। यह कोई लंबा भाषण नहीं था, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, न कोई युद्ध घोष, महज कुछ सेकंड का एक दृश्य, लेकिन उसी ने पूरी कहानी की दिशा बदल दी। दुनिया जिस समझौते को व्यापार का शिखर बता रही थी, वह असल में एक पर्दा था। असली खेल उस पर्दे के पीछे चल रहा था। प्रधानमंत्री मोदी के साथ हाथ मिलाते हुए यूरोप के शीर्ष नेतृत्व ने जो संकेत दिया, उसने यह साफ कर दिया कि अब भारत को पुराने खांचे में रखकर नहीं देखा जा सकता। जिस दिन को सिर्फ एक आर्थिक उपलब्धि माना जा रहा था, वही दिन भारत के कूटनीतिक इतिहास में एक ऐसे मोड़ की तरह उभरा जिसने 75 साल पुरानी धारणाओं को एक झटके में उलट दिया। ब्रुसेल्स की इमारतों में जब कैमरे रिकॉर्ड कर रहे थे, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि एक छोटा सा दृश्य पाकिस्तान की पूरी रणनीति को बिखेर देगा। वर्षों से जिस मुद्दे पर वह दुनिया के दरवाजे खटखटाता रहा, उसी मुद्दे पर यूरोप ने बिना शोर मचाए अपना रुख बदल लिया। यह खबर किसी माल या टैक्स की नहीं थी। यह खबर भारत के उस स्वरूप की थी जिसे लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अधूरा दिखाया जाता रहा। और आज वही स्वरूप बिना किसी कट, बिना किसी शर्त, पूरी मजबूती के साथ सामने रखा गया। जिस पल वह सहमति पत्र मेज पर रखा गया, उसी समय यूरोप ने यह भी जता दिया कि यह सिर्फ लेन देन नहीं बल्कि आने वाले दौर का ऐलान है। एक ऐसा ऐलान जिसमें साफ संदेश था कि दुनिया की धुरी खिसक रही है। और यह खिसकाव किसी तोप या मिसाइल से नहीं बल्कि समझदारी, बाजार और समय की पहचान से हुआ है। जो देश कभी भारत को उपदेश दिया करते थे, वही आज भारत की प्राथमिकताओं को स्वीकार करते दिखाई दिए। और इसी स्वीकारोक्ति ने उस दृश्य को जन्म दिया जिसने पूरे विमर्श को पलट कर रख दिया। एक दृश्य जिसमें भारत को वैसे ही दिखाया गया जैसा वह खुद को मानता है, बिना किसी विवाद के, बिना किसी धुंधलेपन के। यह वही भारत था जिसे स्कूलों की किताबों में पढ़ाया गया, वही भारत जिसे दिल में बसाया गया। और यही वह पल था जिसने पाकिस्तान के नैरेटिव को जमीन पर ला पटका। क्योंकि अब तक वह दुनिया को यही दिखाता आया था कि कश्मीर एक अधूरा सवाल है, लेकिन उस एक दृश्य ने यह बताने की कोशिश कर दी कि सवाल अधूरा नहीं बल्कि जवाब तय हो चुका है। यही वजह है कि उस रात इस्लामाबाद में बेचैनी थी। रावलपिंडी में फाइलें पलटी जा रही थीं और बीजिंग में चेहरों पर तनाव साफ झलक रहा था। क्योंकि यह सिर्फ एक चित्र नहीं था, यह संकेत था। संकेत उस दिशा का जिसमें आने वाली राजनीति आगे बढ़ने वाली थी। यूरोप, जो कभी अपने दस्तावेजों में भारत की सीमाओं को लेकर हिचक दिखाता था, उसी यूरोप ने अब बिना बोले अपना पक्ष रख दिया था। और यही बात सबसे ज्यादा चुभने वाली थी, क्योंकि जब शब्द नहीं होते तब दृश्य सबसे भारी पड़ते हैं। और इसी दृश्य ने भारत के विरोधियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। वर्षों से जो कहानी दोहराई जा रही थी, वह कहानी अचानक कमजोर पड़ने लगी। और इसी के साथ यह भी साफ होने लगा कि यह बदलाव अचानक नहीं है। इसके पीछे महीनों की तैयारी, बातचीत और रणनीति छिपी हुई है। भारत ने इस बार सिर्फ समझौता नहीं किया, उसने शर्तें तय की। उसने यह साफ कर दिया कि अगर उसके बाजार चाहिए तो उसके अस्तित्व को भी उसी रूप में स्वीकार करना होगा। और यही वह मोड़ था जहां यूरोप को झुकना पड़ा, क्योंकि वह जानता था कि भारत को नजरअंदाज करना अब संभव नहीं। दुनिया की एक बड़ी आबादी, एक विशाल अर्थव्यवस्था और भविष्य की ताकत को दरकिनार करना आत्मघाती साबित हो सकता है। और इसी समझ ने यूरोप को उस रास्ते पर ला खड़ा किया जहां उसे अपने पुराने ढर्रे से बाहर निकलना पड़ा। इस पूरी प्रक्रिया में एक बात सबसे अहम थी। यह सब किसी बयान में नहीं कहा गया, यह सब किसी कागज पर नहीं लिखा गया, यह सब बस दिखा दिया गया। और दिखाया वही गया जो दशकों से विवाद के नाम पर टाला जाता रहा। यही वजह है कि भारत में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि यह सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति नहीं थी, यह उस आत्मसम्मान की पुष्टि थी जिसे लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया। और यहीं से इस कहानी का दूसरा और गहरा अध्याय शुरू होता है, जिसमें यह समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर वह दृश्य क्यों इतना असरदार था, क्यों उसने पाकिस्तान के प्रचार को एक झटके में कमजोर कर दिया, और क्यों चीन को यह एहसास हो गया कि भारत को दबाने की रणनीति अब पुराने तरीकों से काम नहीं करेगी। क्योंकि यह भारत अब प्रतिक्रियाओं में नहीं बल्कि चालों में खेल रहा है। और यह चाल इतनी शांत थी कि जब तक विरोधी समझ पाते, तब तक खेल हाथ से निकल चुका था। अब जरा उस परत को हटाइए जो अब तक सिर्फ संकेतों में दिख रही थी, क्योंकि जैसे जैसे उस दृश्य की गूंज दुनिया भर में फैलने लगी,
वैसे वैसे अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में फुसफुसाहट तेज हो गई। सवाल उठने लगे कि क्या यह सिर्फ एक तकनीकी चूक थी या फिर सोची समझी रणनीति। लेकिन जो लोग सत्ता के खेल को भीतर से समझते हैं वे जानते थे कि इतनी बड़ी संस्थाएं यूं ही कुछ नहीं दिखाती। हर फ्रेम, हर सेकंड, हर रंग किसी न किसी संदेश को ढोता है। और इसी संदेश ने पाकिस्तान की वर्षों पुरानी कूटनीतिक जमीन को हिलाना शुरू कर दिया। अब तक जो देश दुनिया के मंचों पर फाइलें लहराकर यह कहता फिरता था कि कश्मीर एक अनसुलझा मुद्दा है, वह अचानक खुद को बिना तर्क के खड़ा पा रहा था। क्योंकि जिन देशों का हवाला देकर वह अपनी बात मजबूत करता था, वही देश अब उसकी बात काट चुके थे। भले ही शब्दों में नहीं, लेकिन दृश्य में। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दृश्य कई बार शब्दों से ज्यादा ताकतवर होते हैं। इसीलिए इस पूरे घटनाक्रम के बाद इस्लामाबाद में बैठी सत्ता को यह समझ में आने लगा कि खेल उनके हाथ से फिसल रहा है। हर वह मंच जहां वे अब तक सहानुभूति बटोरते थे, वहां अब सवाल पूछे जाने लगेंगे कि अगर यूरोप खुद भारत के नक्शे को उसी रूप में दिखा रहा है तो फिर विवाद का आधार क्या रह जाता है। और यहीं से पाकिस्तान की रणनीति में घबराहट साफ दिखने लगी। बयान बदले जाने लगे, ध्यान भटकाने की कोशिशें शुरू हुईं, लेकिन दुनिया का फोकस अब हटने वाला नहीं था। क्योंकि यह केवल दक्षिण एशिया की कहानी नहीं रह गई थी, यह उस नए वैश्विक संतुलन की कहानी बन चुकी थी जिसमें भारत केंद्र में खड़ा दिखाई दे रहा था। और इसी संतुलन ने चीन को भी बेचैन कर दिया। बीजिंग, जिसने वर्षों तक यह मानकर चालें चलीं कि यूरोप अंततः उसके आर्थिक दबाव के आगे झुक जाएगा, अचानक खुद को एक असहज स्थिति में पा रहा था। क्योंकि 27 देशों का एक साथ भारत की तरफ झुकना सिर्फ व्यापारिक फैसला नहीं था, यह उस भरोसे का इशारा था जो अब चीन से खिसक कर भारत की ओर आ रहा था। और यही भरोसा सबसे कीमती मुद्रा होता है। इसी भरोसे के दम पर भारत ने वो मुकाम हासिल किया जहां अब बड़ी टेक कंपनियां, बड़े थिंक टैंक और बड़े देश सभी अपनी भाषा और अपने नक्शे संभालकर इस्तेमाल करने लगे हैं। यह वही भारत है जिसे कभी कहा जाता था कि पहले अपनी अर्थव्यवस्था संभालो, फिर दुनिया की बात करना। और आज वही भारत अपनी शर्तों पर दुनिया के सबसे बड़े बाजारों को जोड़ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और परत भी है जिसे आम दर्शक शायद पहली नजर में न समझ पाए, लेकिन जो आने वाले समय में और साफ होगी। जब किसी देश का नक्शा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बार बार उसी रूप में दिखाया जाने लगता है, तो वह धीरे धीरे सामान्य सत्य बन जाता है। और यही सामान्य सत्य आगे चलकर नीतियों, रिपोर्टों और फैसलों का आधार बनता है। भारत ने इसी मनोवैज्ञानिक मोर्चे पर सबसे बड़ी बढ़त हासिल की है। वर्षों तक जो दबाव भारत पर था कि वह सफाई देता रहे, आज वही दबाव दूसरी तरफ शिफ्ट हो चुका है। अब सवाल पाकिस्तान और चीन से पूछे जाएंगे कि अगर दुनिया भारत को उसी रूप में देखने लगी है तो आप किस आधार पर आपत्ति जता रहे हैं। और यही सवाल आने वाले समय में कूटनीतिक बहसों की दिशा तय करेंगे। इसीलिए इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक वीडियो या एक समझौते तक सीमित करके देखना भारी भूल होगी। यह एक लंबी रणनीति का हिस्सा है, एक ऐसी रणनीति जिसमें भारत ने धैर्य के साथ हर मोहरे को सही जगह रखा है, आर्थिक ताकत को कूटनीतिक असर में बदला है और कूटनीतिक असर को वैश्विक स्वीकार्यता में। और इसी स्वीकार्यता के चलते आज भारत को लेकर अंतर्राष्ट्रीय भाषा बदल रही है। अब भारत को सिर्फ उभरती ताकत नहीं कहा जा रहा, बल्कि एक निर्णायक शक्ति के रूप में देखा जाने लगा है। यही कारण है कि इस पूरी कहानी में रॉ और आईएसआई जैसे नाम भी पृष्ठभूमि में गूंजते हैं। क्योंकि जब नैरेटिव बदलता है तो खुफिया हलचल भी तेज होती है। हर देश यह जानना चाहता है कि अगला कदम क्या होगा। क्या यह सिर्फ प्रतीकात्मक जीत है या फिर किसी बड़े फैसले की भूमिका। और यही अनिश्चितता विरोधियों को सबसे ज्यादा परेशान करती है। भारत ने इस बार साफ किया है कि वह शोर मचाकर नहीं बल्कि संकेत देकर खेलना पसंद करता है। और संकेत वही समझता है जो खेल की भाषा जानता हो। इसीलिए आने वाले दिनों में दुनिया और भी ऐसे दृश्य देख सकती है जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाएंगे। और तब शायद यह सवाल भी उठेगा कि क्या पीओके की घर वापसी की चर्चा अब सिर्फ भावनात्मक नारा नहीं रह गई है, बल्कि एक ऐसी संभावना बनती जा रही है जिस पर दुनिया गंभीरता से सोचने को मजबूर होगी। क्योंकि जब नैरेटिव बदलता है तो इतिहास की दिशा भी बदलती है। और जिस तारीख को दुनिया ने सिर्फ एक व्यापारिक समझौते के रूप में नोट किया था, वही तारीख आने वाले वर्षों में उस दिन के रूप में याद की जा सकती है जब भारत ने बिना गोली चलाए, बिना धमकी दिए अपने अस्तित्व की सबसे मजबूत घोषणा कर दी। और यही घोषणा इस पूरे घटनाक्रम की असली आत्मा है। एक ऐसी आत्मा जो बताती है कि भारत अब प्रतिक्रिया नहीं देता बल्कि परिस्थितियां रचता है। और जब परिस्थितियां भारत के पक्ष में रच जाती हैं तो दुनिया को उन्हें स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। और अब जब इस पूरे घटनाक्रम की धूल बैठने लगी है, जब ब्रेकिंग अलर्ट्स की आवाजें धीमी पड़ चुकी हैं और स्टूडियो की लाइट्स पहले जैसी तेज नहीं रहीं, तब तस्वीर और भी साफ होकर सामने आती है कि यह सब किसी एक दिन का खेल नहीं था,
बल्कि लंबे समय से बुनी जा रही उस रणनीति का नतीजा था जिसमें हर मोहरा तय समय पर आगे बढ़ाया गया। यूरोप और भारत के बीच हुआ समझौता अब फाइलों से निकलकर बाजारों, बैठकों और वैश्विक चर्चाओं में अपनी जगह बना चुका है। और उसी के साथ वह दृश्य भी दुनिया की स्मृति में दर्ज हो गया है जिसे अब कोई अनदेखा नहीं कर सकता। पाकिस्तान की तरफ से उठने वाली आवाजें पहले जैसी धार खो चुकी हैं, क्योंकि जिन मंचों पर वह भरोसा करता था वही मंच अब उसकी दलीलों से आगे निकल चुके हैं। चीन भी अब पहले की तरह आक्रामक संकेत नहीं दे पा रहा, क्योंकि उसे समझ आ चुका है कि भारत को घेरने की पुरानी तरकीबें अब असर नहीं दिखा रही। दिल्ली में माहौल बदला हुआ है। यहाँ किसी तरह का उन्माद नहीं, बल्कि एक ठहरा हुआ आत्मविश्वास है। जैसे कोई खिलाड़ी आखिरी शॉट मारने के बाद बल्ला कंधे पर रखकर स्कोरबोर्ड को देखता है। प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति को अब सिर्फ घरेलू राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जा रहा, बल्कि एक दीर्घकालीन वैश्विक सोच के तौर पर परखा जा रहा है। रॉ के विश्लेषण कक्षों में इस पूरे घटनाक्रम को एक केस स्टडी की तरह देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आईएसआई के दफ्तरों में यह समझने की कोशिश चल रही है कि बिना किसी औपचारिक घोषणा के इतना बड़ा नैरेटिव कैसे पलट गया। यही इस कहानी की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ न तो किसी ने उंगली उठाकर कुछ कहा, न ही किसी को खुले मंच से ललकारा गया, फिर भी संदेश अपनी पूरी ताकत के साथ पहुंच गया। अब यूरोप की रिपोर्टों, थिंक टैंक की चर्चाओं और नीति निर्माण के कागजों में भारत को उसी रूप में देखा जाने लगा है जिस रूप में वह खुद को देखता है। और यही वह बिंदु है जहां खेल लगभग समाप्त हो जाता है, क्योंकि जब स्वीकार्यता स्थायी हो जाती है तो विरोध खुद ब खुद कमजोर पड़ जाता है। भारत के भीतर भी यह एहसास गहराने लगा है कि यह सिर्फ एक कूटनीतिक जीत नहीं, बल्कि एक मानसिक बाधा के टूटने का क्षण था। वर्षों से जो अधूरापन महसूस कराया जाता था वह धीरे धीरे भरता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे यह साफ होता जा रहा है कि उस दिन जो हुआ वह किसी एक सरकार या एक समझौते की कहानी नहीं थी, बल्कि उस आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति थी जो अब भारत की पहचान बन चुका है। दुनिया ने अपनी चालें चल ली हैं, प्रतिक्रियाएं भी आ चुकी हैं, लेकिन अब माहौल ठहर चुका है। बातचीतें सामान्य हो गई हैं, बाजार अपने काम में लौट आए हैं और कैमरे दूसरी खबरों की ओर मुड़ने लगे हैं। ठीक उसी तरह जैसे किसी बड़ी पार्टी के बाद संगीत धीमा हो जाता है, मेहमान धीरे धीरे विदा होते हैं और हॉल में एक सुकून भरी खामोशी छा जाती है। और इसी खामोशी में यह समझ बैठती है कि जो होना था वह हो चुका है। कहानी अपने मुकाम पर पहुंच चुकी है और अब यह अध्याय यहीं बंद होता है, बिना शोर के, बिना अतिरिक्त शब्दों के, एक ठोस विराम के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।